इंडिया के सूबे वेस्ट बंगाल के शहर कोलकाता में 9 अगस्त 2024 की सुबह तकरीबन 7:30 पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में 31 साल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर मौमिता की लाश कुछ इस हालत में मिलती है कि उनके जिस्म की कई हड्डियां टूट चुकी होती हैं। उनकी दोनों टांगे 90 डिग्री के एंगल से वाइड ओपन मिलती हैं, यानी इंसानी जिस्म की सबसे मजबूत पेल्विस की हड्डी तक टूट चुकी होती है। और इसके अलावा उनकी आंखों से, मुंह से और प्राइवेट पार्ट से शदीद खून बह रहा होता है। फैक्ट से पता चलता है कि ये ना सिर्फ एक प्री प्लान्ड मर्डर केस था बल्कि एक गैंग रेप भी था। दोस्तों, डॉक्टर मौमिता की बॉडी जब कुछ स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स को सेमी नेकेड हालत में मिलती है तो वो इसे देखने के बाद इंतहाई खौफ और गमो गुस्से के आलम में इस वहशियाना जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। और पूरे इंडिया में आज 31 साल ट्रेनी डॉक्टर पर हुए इस वहशियाना जुल्म के खिलाफ तमाम डॉक्टर्स हॉस्पिटल छोड़कर सड़कों पर निकल आए हैं और नेशन वाइड प्रोटेस्ट जारी हैं। उनकी डिमांड ये है कि इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और जितने भी कल्प्रिट्स इसमें शामिल हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या फीमेल डॉक्टर्स और कोई भी वर्किंग वुमेन इंडिया में सेफ है या नहीं। दोस्तों, डॉक्टर मौमिता के साथ क्या ऐसा जुल्म किया गया और इस वाकये के पीछे असल हकाइक क्या हैं? क्या ये जुल्म सिर्फ एक दरिंदे ने किया या इसके पीछे कई लोग शामिल हैं? सोशल मीडिया में बहुत से रूमर्स भी गर्दिश कर रहे हैं जो सबके सब दुरुस्त नहीं। इस वीडियो में आपको हम सारी डिटेल्स शुरू से लेकर एंड तक बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। 8 अगस्त 2024 की रात तकरीबन 11 बजे के करीब 31 साल डॉक्टर मौमिता अपने पेरेंट्स से कॉल पर बात करती हैं और बताती हैं कि मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूं और अपने मेडिकल राउंड्स लगा रही हूं। लेकिन उनके पेरेंट्स को क्या पता था कि वो अपनी बेटी की ये आवाज आखिरी बार सुन रहे हैं। दोस्तों, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वो उस रात 36 घंटे की नाइट शिफ्ट पर थी, जिसका मतलब ये नहीं कि उन्हें 36 घंटे लगातार काम करना था, बल्कि ये ट्रेनी डॉक्टर्स की ऑन कॉल ड्यूटी होती है और इमरजेंसी की सिचुएशन में उन्हें उठकर कभी भी जाना पड़ता है। इसके अलावा वो जब चाहे रेस्ट भी कर सकते हैं। 5 साल MBBS करने के बाद डॉक्टर्स को 2 या 3 साल की स्पेशलाइजेशन के लिए मास्टर्स करना होता है और डॉक्टर मौमिता 2nd ईयर की मेडिसिन एंड चेस्ट डिपार्टमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी। रात के तकरीबन 2 बजे उन्होंने अपने मेडिकल राउंड से ब्रेक लिया और अपने 4 कोलीग्स के साथ वो डिनर करने बैठ गई, जिनमें एक इंटर्न, एक हाउस स्टाफर और 2 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थे। दोस्तों, सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्होंने कॉलेज के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर में सेमिनार हॉल में बैठकर खाना ऑर्डर किया और फिर वो टीवी पर ओलंपिक्स देखने लगे। ये वो रात थी जब अरशद नदीम जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतते हैं और इंडिया के नीरज चोपड़ा भी सिल्वर मेडल जीतते हैं और ये सब कोलीग्स भी उस रात नीरज चोपड़ा को ही सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों, सेमिनार रूम 40 से 50 फीट का एक कमरा था जिधर तकरीबन 50 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इस सेमिनार रूम में कोई कैमरा नस्ब नहीं था, मगर इस रूम तक पहुंचने के लिए 3rd फ्लोर के एक कॉरिडोर से गुजरना पड़ता है जहां CCTV कैमरास लगे हुए थे। दोस्तों, जैसे ही ये सब कोलीग्स डिनर कर चुके होते हैं और ओलंपिक इवेंट जैसे ही खत्म होता है तो सब वहां से निकलकर रूटीन पर अपने काम में लग जाते हैं। और डॉक्टर मौमिता क्योंकि 36 घंटे की शिफ्ट पर होती हैं, इसलिए थकावट के बाइस वहीं पर सो जाती हैं। रात के 3 बजे उनके पास एक इंटर्न जरूर आता है। वो उन्हें जगाता भी है और एक रिपोर्ट दिखाकर वहां से चला जाता है। ये आखिरी बार था जब वो जिंदा देखी गयी। अगले दिन सुबह 7:30 बजे उसी सेमिनार हॉल में तकरीबन 10 इंजरी मार्क्स के साथ उनकी बॉडी मिलती है। 10:53 पर हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट लड़की के पेरेंट्स को कॉल करते हैं और बताते हैं कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं, आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है। और फिर तकरीबन 22 मिनट बाद 11:15 बजे वही शख्स दोबारा उनके पेरेंट्स को कॉल करके बताता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है, आप लोग जल्दी आए। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। दोस्तों, डॉक्टर मौमिता के एक फैमिली मेंबर ने बताया कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उनके पेरेंट्स को बॉडी दिखाने के लिए 3 घंटे वेट करवाया गया और जब उन्हें इजाजत दी भी गई तो सिर्फ उनके फादर को कहा गया कि आप सिर्फ एक तस्वीर ले सकते हो, उसके बाद आपको वापस बाहर आना है। वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी
बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है। उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। दोस्तों, जब उन्होंने अंदर जाकर अपनी बेटी की कंडीशन देखी तो उनकी खुद की हालत बहुत खराब हो गई और उन्होंने बताया, मेरी बेटी का रेप और मर्डर हुआ है, ये एक सुसाइड नहीं हो सकती, हमारी बेटी तो वापस नहीं आ सकती, मगर हमें इंसाफ चाहिए। जिसके बाद ये इंसिडेंट मीडिया पर बड़ी तेजी से फैलना शुरू हुआ और तमाम डॉक्टर्स और इंडिया की आवाम तमाम शहरों में प्रोटेस्ट करने लगी। डॉक्टर मौमिता की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और ये सारा केस कोलकाता पुलिस हैंडल करने लगी। दोस्तों, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि बॉडी का गला इस बेरहमी से दबाया गया कि उसकी गले की हड्डी तक टूट चुकी थी और उनकी आंखों के अंदर कांच के टुकड़े थे जो उनका चश्मा टूटने के बाद आंखों में गए, जिसकी वजह से आंखों से शदीद खून बह रहा था। उनके बाजू की हड्डी भी फ्रैक्चर थी, दोनों लेग्स राइट एंगल पर स्ट्रेट थी, जिसकी वजह से उनकी पेल्विस की हड्डी तक टूट चुकी थी और प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी, जिससे ये पता चलता है कि उनके साथ इंतहाई बुरे तरीके से जिनसी ज्यादती की गई और बड़ी बेरहमी के साथ मर्डर किया गया। ये सब जानने के बाद अवाम में शदीद खौफो हरास फैल जाता है और वो अपने गुस्से पर काबू ना पाते हुए इंसाफ की अपील मोदी की गवर्नमेंट से करने लगते हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी विक्टिम के पेरेंट्स को कॉल करके स्पीडी जस्टिस का वादा करती हैं और मुजरिम को सख्त से सख्त सजा देने के लिए खुद भी अवाम के साथ एहतजाज करना शुरू कर देती हैं। 9 अगस्त को होने वाले इस ब्रूटल मर्डर केस पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंचती है और सुबह के 11:30 बजे फोरेंसिक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स भी वहां पहुंच जाते हैं और फिर पुलिस की टीम हॉस्पिटल के एक रूम में 15 स्क्रीन्स लगाकर तमाम सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक करने लगते हैं और इस तरह इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, उस रात 5 लोग नाइट ड्यूटी पर होते हैं। पुलिस उन सबको अलग अलग करके इंटेरोगेशन करती है और क्योंकि उन 5 की स्टेटमेंट एक जैसी होती है, इस वजह से उन पर शक नहीं किया जाता और वो पुलिस की कस्टडी से बाहर आ जाते हैं। पर पुलिस री एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान एक बंदे पर फोकस करती है जो शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी शर्ट पहने हुए 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल में सुबह 4 बजे घूम रहा था। सीसीटीवी कैमरा में उसके कंधे पर ब्लूटूथ एयरफोन्स भी देखे गए, लेकिन जब वो उस हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसके कंधे पर वो एयरफोन्स नहीं होते जो पुलिस को सेमिनार हॉल में मिलते हैं। दोस्तों, इस शख्स को हॉस्पिटल आउटपोस्ट का एक पुलिस ऑफिशियल आइडेंटिफाई करता है जिसका नाम संजय रॉय है। संजय रॉय की सेल फोन लोकेशन ट्रैक की जाती है जो कलकत्ता सॉल्ट लेक के एक पुलिस स्टेशन में मौजूद होता है। संजय रॉय एक सिविक पुलिस वॉलंटियर होता है जो ऑफिशियल पुलिस वाले तो नहीं होते, लेकिन उनके लिए छोटे मोटे काम करते हैं। अगले दिन 10 अगस्त को संजय रॉय को उसी लोकेशन से अरेस्ट किया जाता है और जब उससे इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो एक पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास जो ब्लूटूथ एयरफोन्स थे वो कहाँ हैं? तो वो कहता है कि वो मुझसे कहीं गुम गए और फिर जब पुलिस उसके सेल फोन से ब्लूटूथ ऑन करती है तो वो ब्लूटूथ एयरफोन्स उससे फौरन कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरह पुलिस संजय रॉय को सस्पेक्ट नंबर 1 समझकर अरेस्ट कर लेती है और उसकी इंटेरोगेशन स्टार्ट हो जाती है। मगर अभी फोरेंसिक रिपोर्ट्स और बहुत सारी डिटेल्स आना बाकी थी, तो संजय रॉय पुलिस की नजर में अभी एक सस्पेक्ट ही था। दोस्तों, संजय रॉय को उसके घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते। वो उसे अपने खानदान में एक धब्बा कहकर पुकारते हैं। उसकी 2 बहनें हैं। बड़ी बहन कोलकाता पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और छोटी बहन एक सिविक वॉलंटियर है। उसकी एक बहन ने कहा कि मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती, वो हमारे खानदान में एक धब्बा है, अगर उसको फांसी भी दी गई हम उसकी बॉडी तक कलेक्ट करने नहीं आएंगे। संजय रॉय की 4 शादियां हुई और पहली 3 बीवियों ने उससे तलाक ले ली और चौथी बीवी कैंसर से मारी गई। दोस्तों, संजय रॉय आरजीकर कैंपस पहली बार नहीं आया था। 2 साल पहले वो वहाँ बावर्ची का काम करता था। वारदात की रात जब संजय रॉय हॉस्पिटल दाखिल होता है तो उसने शराब पी रखी थी और जब रात 11 बजे वो हॉस्पिटल छोड़ता है तो वो फिर से शराब पीने शराब के अड्डे पर जाता है और सुबह 4 बजे दोबारा हॉस्पिटल वापस आता है। कोलकाता पुलिस का कहना है कि संजय रॉय ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और वो कह रहा है कि मुझे फांसी की सजा सुना दी जाए,
मगर फिर इंडिया में ये एहतजाज अभी भी क्यों नहीं थम रहा, जबकि मुजरिम भी गिरफ्तार हो चुका है और सब एविडेंस भी उसके खिलाफ मिल गए हैं। दोस्तों इसकी असल वजह ये है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो शॉकिंग डिटेल्स थी उसमें ये बताया गया है कि मैट्रेस पर कई बाल पाए गए। इसके अलावा इसमें कई ऐसी भयानक रिपोर्ट्स हैं जो इस वीडियो में हम आपसे शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये वीडियो अपनी फैमिली के साथ देख रहे होंगे। दोस्तों इन रिपोर्ट से ये साफ पता चलता है कि ये वहशियाना अमल किसी एक शख्स का नहीं हो सकता, इसमें 10 से 15 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये वाकया जिस तरह कोलकाता पुलिस ने बनाकर पेश किया है और मीडिया को जिस तरह बताया जा रहा है, ये बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। इसमें डॉक्टर्स ने बताया कि विक्टिम के साथ मल्टीपल पेनिट्रेशंस की गई, जिससे ये साबित है कि ये गैंग रेप ही था और इसमें बहुत से शामिल लोगों को छुपाया जा रहा है। विक्टिम के फैमिली मेंबर्स ने इंडिया के हाई कोर्ट में अपील की और उनके वकील ने कोर्ट के सामने कुछ हकाइक रखे, जिसकी वजह से वो कोलकाता पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। जैसा कि जब विक्टिम के पेरेंट्स को कॉल गई तो उनको सुसाइड का बताया गया, फिर उन्हें बॉडी भी ठीक से नहीं देखने दी गई और वेट करवाया गया। और फिर जब ये साफ जाहिर था कि ये एक मर्डर और रेप केस है तो पुलिस ने पहला केस जो रजिस्टर्ड किया वो अननेचुरल डेथ का था। इस तरह के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स जब कोर्ट के सामने रखे गए तो कोर्ट ने फौरन ये केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के हवाले कर दिया। दोस्तों हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर्स ने बताया कि संजय वहां आता रहता था और वो प्रिंसिपल संदीप घोष के काफी क्लोज भी था, जिसका फायदा उठाते हुए वो वहां पेशेंट्स का काम करवा कर उनसे पैसे भी वसूल करता था। दोस्तों पब्लिक का भरोसा कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल से तब तो प्रॉपर उठ गया जब उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का रेजिग्नेशन कबूल नहीं किया और उनका ट्रांसफर कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल कर दिया। प्रिंसिपल संदीप घोष का वेस्ट बंगाल की एक पॉलिटिकल पार्टी तृणमूल कांग्रेस से बहुत क्लोज रिलेशंस हैं। उनके कुछ लीडर्स संदीप घोष की सपोर्ट में स्टूडेंट्स को ठंडा करने के लिए भी गए, मगर ये देखकर स्टूडेंट्स का गुस्सा और बढ़ गया कि एक कॉलेज के प्रिंसिपल को आखिर इतनी सपोर्ट क्यों दी जा रही है और उसका रेजिग्नेशन कबूल करने की बजाय उसका ट्रांसफर क्यों कर दिया गया। दोस्तों बंगाल की गवर्नमेंट उसकी पॉलिटिक्स में क्या ऐसा भयानक राज छुपा हुआ है ये कोई नहीं जानता, लेकिन पब्लिक का इस गवर्नमेंट पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इस केस को पूरी तरह दबाया जा रहा है। और बहुत से रूमर्स अभी सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रहे हैं कि डॉक्टर मौमिता को आरजीकर हॉस्पिटल में होने वाले कुछ छुपे हुए राजों का पता चल चुका था, कि जैसे बताया जा रहा है कि आरजीकर हॉस्पिटल में मंशियात वगैरह की स्मगलिंग और अडल्ट वीडियोस का शूट वगैरह होता था और ये सब विक्टिम को पता था। कुछ जराए का ये भी कहना है कि इस मर्डर केस में वहाँ के MLA का बेटा भी शामिल है। बहरहाल ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सोशल मीडिया पर वायरल हैं और CBI इस पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन करने लगी हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ जाहिर है कि ये एक प्रॉपर प्री प्लान्ड मर्डर था। ये एक बंदे का काम नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इस कहानी पर यकीन कर ही नहीं सकता कि एक शख्स रात के 4 बजे आराम से हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ जो उस लड़की को जानता तक नहीं था, और वो 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल गया। वहाँ उसने एक लड़की को लेटे देखा और उसका बुरी तरह रेप करके उसका मर्डर किया और फिर अपने हेडफोन्स वहाँ छोड़े सबूत के तौर पर और चुप करके जाकर अपनी लोकेशन पर सो गया। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या ये केस इतना सिंपल है या हकाइक इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं? बहरहाल इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और हम दुआ करते हैं कि मकतूला के पेरेंट्स को जितनी जल्दी हो सके इंसाफ मिले और जितने भी लोग इसमें शामिल थे सबको इस हैवानियत पर कड़ी से कड़ी सजा मिले।